हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधनी का घर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारी भारतीय संविधान की तीसरी क्लास है। हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भारतीय संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख है और अनुच्छेद 36 से 51 तक में ये शामिल है। अनुच्छेद 36 से 51 तक। नीति निर्देशक तत्वों का परिचय। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी कि जो भारत का जो संविधान है उसमें जो नीति निर्देशक तत्व है उन्हें आयरलैंड के संविधान से लेकर शामिल किया गया है। अगर आयरलैंड के संविधान की बात करें तो इसमें इसे स्पेन के संविधान से इसमें ग्रहण किया गया है। यानी कि जो स्पेन के संविधान में नीति निर्देशक तत्व थे उन्हें आयरलैंड के संविधान में लिया गया और आयरलैंड के संविधान से ही इन्हें भारत के संविधान में लिया गया है। अब इसमें संवैधानिक महत्व एवं विचार। नीति निर्देशक तत्व के संवैधानिक महत्व एवं विचार। इनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है। यानी कि जो हमारे तत्व हैं ये विशेषता वाले हैं। मूल अधिकारियों के साथ नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। यानी कि जो मूल अधिकार के साथ निर्देशक तत्व ये भी क्या है, संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। मूल अधिकारी को भी संविधान में जो संवैधानिक उपचार अधिकार है इसे संविधान की आत्मा को कहा गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन इसने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। इस ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। अब है निर्देशक तत्वों की मुख्य विशेषताएं। यानी कि यानी कि जब नीति निर्देशक तत्व है इनको किस चीज से जाना जाता है? इस नामक उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि निर्देशक नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। यानी कि जब कोई भी राज्य किसी भी तरीके का कानून या नीतियां बनाएगा तो हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान रखना चाहिए। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। यानी इनका जो काम है वो राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामले में राज्यों के लिए सिफारिशें करते हैं। अब हमारे अनुच्छेद शुरू है 36। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। यानी कि जो मूल अधिकार में राज्य का अर्थ है वही नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 में राज्य का अर्थ है। इसलिए यह केंद्र एवं राज्य सरकारों के विधायिका एवं कार्यपालिका अंगों और सभी स्थानीय प्राधिकरण और देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। भारत शासन अधिनियम 1935 से तुलना। इन तत्वों की नीति निर्देशक तत्वों की भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशक से समान है। इनका 1935 में जो उल्लेख है अधिनियम, भारत शासन अधिनियम में, उनमें इनका कैसे उल्लेख किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में निर्देशक तत्व अनुदेशकों के समान है जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नर को जारी किए जाते हैं। ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही है कि निर्देशक तत्व अनुदेशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत
ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों में गवर्नरों के जारी किए जाते। औपनिवेशिक कॉलोनी हमारा होती है जो उस समय पे अंग्रेजों के अधीन थी। अंतर केवल यह है कि निदेशक तत्व विधायिका एवं कार्यपालिका के लिए अनुदेश है, यानी कि जो कार्यपालिका है और विधायिका में इनका पालन करना जरूरी है। लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण, यानी कि इनके नीति निदेशक तत्वों द्वारा हम लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निदेशक तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य न्याय में कुछ आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है। ये जो लोक कल्याणकारी है राज्य, इनका मतलब है कि जो न्याय है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, उनमें उच्च आदर्श, स्वतंत्रता और समानता बनाए रखना है। और इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, न कि पुलिस राज्य जो कि उपनिवेशिक काल में थी। इनके अंग्रेजों के शासनकाल के समय जो राज्य थे वहां पर पुलिस राज्य व्यवस्था थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमें क्या करना पड़ा है, लोक कल्याणकारी राज्य, यानी कि जो भी राज्य है उनका कल्याण पूर्ण रूप से हो। संक्षेप में आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र की स्थापना करना ही इन तत्वों का मूल उद्देश्य है। यानी कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि इन तत्वों का जो महत्व है वह है कि राज्य में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना करना ही इनका मूल उद्देश्य है। अब इसमें कुछ गैर न्यायिक प्रकृति, यानी कि इनकी प्रकृति कैसी है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अगर कोई किसी, यानी कि अगर कोई नीति निर्देशक तत्वों का हनन करता है तो उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। अतः सरकार केंद्रीय, राज्य एवं स्थानीय ने पर इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि ना तो केंद्र और ना राज्य और ना स्थानीय सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य है। अब है संविधान के अनुच्छेद 37 में, इसमें कहा गया है, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी कि जो कानून है उसे बनाते टाइम इन्हें लागू करना राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। अब है नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण करना। हालांकि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया, लेकिन इनकी दिशा के आधार इन पर 3 व्यापक श्रेणियों में विभक्त किया गया है। एक है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत। अगर हम समाजवादी सिद्धांत की बात करें तो उसका है आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करना, और सामाजिक न्याय प्रदान करना, न्याय प्रदान करना, इस समाजवादी सिद्धांत का ये लक्ष्य है। अगर पता है गांधीवाद सिद्धांत, यह पूरी तरह से गांधीवादी विचारधारा पड़ता है, गांधीवादी विचारधारा पर। अब है उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये इसलिए जो आधारित है, यह है उदारवादिता विचारधारा पर ये आधारित है। पहला है समाजवादी सिद्धांत, यह आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करता है। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी विचारधारा पर ये है पूरा का पूरा। इसके बाद है उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत, यह है उदारवादिता विचारधारा पर। अब इसमें समाजवादी सिद्धांत, इसके जो प्रमुख
अनुच्छेद है समाजवादी सिद्धांत। इसका जो अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 38 में क्या कहते हैं, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। और इसमें आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना है कि कोई अगर किसी के पास आय है, प्रतिष्ठा, सुविधाएं हैं और अवसरों, उनमें जो असमानता है उनको समाप्त कर कर उन्हें क्या करना है, सबको समान अवसर प्रदान करना है। अब हमारा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है तथा भौतिक संसाधनों का समवितरण, धन और उत्पत्ति के साधनों का संकेंद्रण को रोकना, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना है। इसका मेन चीज सिर्फ एक ही है, अगर इसमें याद रखना है कुछ, कि इसमें जो मेन है, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया है, क्वेश्चन इसमें ज्यादातर ऐसे ही बनते हैं। अब इसमें इसी का ही है अनुच्छेद 39 क्या है, इसमें क्या है, समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। यानी कि जितने भी जो गरीब हैं, समान न्याय उन्हें निःशुल्क, बिना शुल्क के उनकी है सहायता उपलब्ध कराना है। अब है अनुच्छेद 41। इसमें क्या है, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्त की दिशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना। यानी कि जो भी अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलती या बुढ़ापा हो या बीमारी हो, उन्हें निःशक्त बिना किसी संकोच के उनकी हमें सहायता करना, ये उनका लोक सहायक अधिकार है। आप इस कोर्स में मना नहीं कर सकते। फिर अनुच्छेद 42 क्या कहता है, काम की न्याय संगत और मानवीय दशा तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराना। यानी इसमें काम की न्याय संगत और मानवीय दिशाओं में अगर किसी तरह की कोई समस्या है, मनोदशा है, तो उसमें तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति का मतलब है जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको ये चीज प्राप्त कराना। इसके बाद है अनुच्छेद 43, सभी कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर को सुधारना। यानी कि सभी कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर सुधारना। अनुच्छेद 43, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, उनके लिए उनके ऐसे नहीं कह सकते कि मजदूर है तो हम इसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। यानी कि सबके साथ हमें शिष्टाचार और दया की भावना से हमें इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। अब है गांधीवादी सिद्धांत। इसमें अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन और उनमें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। यानी कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनका गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, ये नीति निर्देशक तत्व का कार्य है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत है। इसमें आपको पता ही है कि जो ग्राम पंचायत है इनमें भी गांधी का बहुत बड़ा सहयोग है। फिर है ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। यानी कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो छोटे छोटे उद्योग हों, उनके लिए उनको प्रोत्साहन, जो गांव के जो व्यक्ति हैं उन्हें छोटे छोटे कार्य के लिए प्रोत्साहन करना, कुटीर उद्योग। इसके बाद है 43, अनुच्छेद 43B। इसमें है सहकारी समितियों, स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन। सहकारी समितियां होती हैं जो छोटी छोटी समितियां होती हैं, सहकारी सरकार द्वारा संचालित होते हैं, उनको होता है स्वैच्छिक समय की इच्छा से गठन, स्वायत्त संचालन, खुद को संचालन करना और व्यावसायिक प्रबंध को बढ़ावा देना। इस अनुच्छेद 43B के अनुसार। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा।
यानी कि राज्य में जो अनुसूचित जाति और जनजाति होगी उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और सामाजिक अन्याय व शोषण से उन्हें सुरक्षा प्रदान करना होता है। अब है उदार बौद्धिक सिद्धांत। इसमें अनुच्छेद 44 में क्या कहता है, इसका तो यही है, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए सब समान सिविल संहिता इसमें शामिल है अनुच्छेद। अब इसमें एक दो पॉइंट याद रखो। समान न्यायिक संहिता में इसको यूसीसी बोलते हैं, यूसीसी। इसको लागू करने वाला पहला जो राज्य है स्वतंत्रता के बाद का वह है उत्तराखंड। दूसरा राज्य है गुजरात, और इसमें तीसरा जो राज्य है ये है असम। यह है उत्तर पूर्व का पहला राज्य, उत्तर पूर्व का पहला राज्य। अगर स्वतंत्रता से पहली बात करें तो इसमें जो 1867 में जो हमारी स्वतंत्रता उससे पहले 1867 में गोवा में समान सिविल संहिता को लागू कर दिया गया था। लेकिन अब स्वतंत्रता से की बात करें हम, पहला हमारा राज्य है उत्तराखंड, दूसरा गुजरात है, तीसरा है असम, जो उत्तर पूर्व का पहला राज्य है जिन्होंने समान नागरिक संहिता या समान सिविल कोड को लागू किया है। अब है अनुच्छेद 45। इसमें बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का क्या है, कर्तव्य है। यानी कि 14 से 12 वर्ष तक 14 वर्ष तक की आयु के, यानी कि 6 साल से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का क्या है, कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 हमारा क्या कहता है, इसका है सिर्फ कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। यानी कि जो कृषि है उसे और पशुपालन उसे जितनी भी आधुनिक जो रिसर्च होती है, जो जिन पर अनुसंधान किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और वैज्ञानिक ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक विधियों द्वारा क्या है, कृषि करना। अनुच्छेद 48 ये क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। यानी कि पर्यावरण को संरक्षण देना, अपने राज्य के वन और वन्य जीवों की रक्षा करना भी राज्य का क्या है, कर्तव्य है। अब है अनुच्छेद 49, 50 और 51। अनुच्छेद 49, इसमें राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले ये स्मारक है, स्मारक या स्थानीय वस्तु का संरक्षण करना। यानी कि देश के अंदर जितने भी ऐतिहासिक स्मारक हैं उनको संरक्षण करना राज्य का निर्देशक तत्व में शामिल है। अब है अनुच्छेद 50, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक या अलग करना। जितने भी राज्य की जो सेवाएं होते हैं उनमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना या पृथक करना अनुच्छेद 50 में आता है। अनुच्छेद 51, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बद्धों के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना, ये अनुच्छेद 51 में आता है। अनुच्छेद जो 51 है इसे जो विदेश नीति है, विदेश नीति के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि विदेश नीति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। अब इसमें कुछ निर्देशक तत्व हैं जो 42वें संशोधन द्वारा हैं। इसमें क्या है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल सूची से 4 तत्व और जोड़े गए। इसमें 4 और तत्व जोड़े गए थे। इसमें पहला है अनुच्छेद 39, इसमें क्या है, बच्चों के स्वास्थ्य, विकास और अवसरों को सुरक्षा करना। यानी कि बच्चे हैं जो उनको इसकी स्वास्थ्य पर ध्यान देना और जो उनके अवसर है उन्हें सुरक्षित प्रदान करना।
दूसरा अनुच्छेद 39 है, ये क्या कहता है, समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, इसमें क्या है, ये भी है अनुच्छेद 39 है, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। अब अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43A, इसमें क्या करा है, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना जरूरी है। उद्योग जितने भी हैं, छोटे उद्योग धंधे, उसमें श्रमिकों की भागीदारी और उनकी सुरक्षा करने का भी जिम्मेदारी राज्य की होगी। फिर है अनुच्छेद 48A, इसमें क्या है, रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाना और जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए ये जरूरी है। रक्षा और पर्यावरण को, जो हमारा पर्यावरण है, हमारे आसपास का वातावरण, इसको साफ सुथरा बनाना और जो हमारे जंगल है और वन्य जीव है, उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। अब मैं कुछ अन्य इसमें अन्य महत्वपूर्ण संशोधन है 44वें, 46वें व 57वें संशोधन द्वारा। इसमें 44वें संशोधन द्वारा क्या किया गया था, अनुच्छेद इसमें 38 जोड़ा गया था। 44वें संशोधन 1978 में अनुच्छेद 38 जोड़ा गया था। इसमें था, राज्य से अपेक्षा करता है कि वह आय, प्रतिष्ठा और अवसरों में असमानता को समाप्त कर दे, यानी कि चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, आय और प्रतिष्ठा, यानी किसी की भी आय चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, और जो अवसर होते हैं उनमें सबको समान अधिकार देना। अब 86वें संशोधन द्वारा, इसमें होता एक 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, इसमें था अनुच्छेद 45 के विषय वस्तु को बदल दिया गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार बनाया गया। इसमें क्या किया गया, इसके तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का इसमें प्रावधान है। अब है ये हमारा 57वां संशोधन ये होता 2011 में। इसमें क्या हुआ था, सहकारी समितियों से संबंधित नया निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है अनुच्छेद 43B में। अब है इसमें मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व में जो मुख्य अंतर है वो क्या है, यानी हमारे जो मूल अधिकार हैं और नीति निर्देशक तत्व, इनमें जो मुख्य अंतर क्या है, ये हमारे मूल अधिकार हो गए और ये हमारे नीति निर्देशक तत्व हो गए। अब इनमें देखो क्या क्या मुख्य अंतर है मूल अधिकार में। ये नकारात्मक है, जैसा कि राज्य को कुछ मामलों पर कार्य करने से प्रतिबंध कर देते हैं, और ये निर्देशक तत्व ये सकारात्मक है, राज्य को कुछ मामलों पर इनकी आवश्यकता होती है। नंबर 2, ये न्यायोचित होते हैं और इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। ये गैर न्यायोचित होते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, यानी कोई भी स्थिति हो उसमें मूल अधिकार हमारे लागू रहते हैं सिर्फ आपातकाल के समय। आपातकाल के समय भी जो राज्य में आपातकाल की स्थिति आ जाती है देश में, जो हमारा अनुच्छेद 20 और 21 है उनको नहीं हटा सकते, बाकी जो और मूल अधिकार है उन पर वे अपने आप ही हट जाते हैं, लेकिन तो अधिकार है में रहते हैं। नंबर 3, इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना है, यानी कि जो हमारे मूल अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति के लिए ही जरूरी है। आप इन्हें मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है, मूल अधिकार हमारे ऐसे हैं जिन्हें आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं अगर आपके मूल अधिकार का कोई हनन करता है। अब है नीति निर्देशक, इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मूल अधिकार ये कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन निर्देशक तत्व इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती है। अब है नंबर 5, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार ये व्यक्तिगत है, यानी कि जो मूल अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति के लिए
व्यक्तिगत है। निर्देशक तत्व ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस तरह ये समाजवादी देते हैं। यानी कि जो भी समुदाय होते हैं में अलग अलग जाति के, उनको कल्याण को ये प्रोत्साहित करते हैं, ये समाजवादी होते हैं। नंबर 4, इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, ये समय लागू है। हमारे जो मूल अधिकार है इन्हें लागू करने की जरूरत नहीं होती, इन्हीं समय ही पूरे देश में लागू है। नंबर 6, निर्देशक तत्व इन्हें लागू रखना विधान की आवश्यकता होती है, ये समय लागू नहीं होते। यानी इन्हें लागू करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ये समय लागू नहीं होते हैं। नंबर 7, न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक व अघोषित करे। न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक व अवैध घोषित करे। ये न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है। निर्देशक तत्व का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। अगर कोई निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है तो विधि न्यायालय को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें लागू किया गया था, क्योंकि ये जो मूल अधिकार में क्या है, समय लागू है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें लागू करने की आवश्यकता होती है, ये समय लागू नहीं होते। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और आपको इसमें से आपका एग्जाम में इसका फायदा हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइबर और वीडियो को लाइक और कमेंट में भी बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।